जय हिंद। स्वागत है आपको जीएस ग्लोबल स्टडी में। आज क्लास 9th की सामाजिक विज्ञान में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी, जिसमें हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में प्राकृतिक वनस्पतियाँ। ठीक, आज हम लोगों को जो पढ़ना है वो वन्य प्राणी पढ़ना है। इसकी पिछले वीडियो में हम लोगों ने लगभग आधे से ज़्यादा कवर कर लिया है, जिसमें यहाँ पर भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का कंप्लीट अध्ययन बहुत ही आसान भाषा में कर लिए हैं। अब जो हमको पढ़ना है वो है वन्य प्राणी। ठीक, तो चलिए अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं और फिर देखते हैं कि भारत में सबसे पहले थोड़ा सा पिछला वाला देख लेते हैं कि भारत में कितनी प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती थी। तो यहाँ पर 5 प्रकार के बताए थे, अगर याद होगा तो वो 5 प्रकार इस प्रकार थे कि सबसे पहले था उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सदाबहार यानी हमेशा साल भर बहार, तो सदाबहार। ठीक, यहाँ पर सदाबहार उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। फिर उसके बाद में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? पर्णपाती वन। उसके बाद फिर उष्णकटिबंधीय कटीले वन। ठीक, कटीली झाड़ियां एवं वन, कटीली। उसके बाद में पर्वतीय वन और लास्ट में मैंग्रोव वन। इन 5 प्रकार के वनों का अध्ययन हम लोग बहुत ही आसानी से पिछले क्लास में कर चुके हैं। अब उसके बाद में जो हमको पढ़ना था वो है प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक एवं वन्य प्राणी। तो आज हम लोगों को वन्य प्राणी पढ़ना है। ठीक, तो सबसे पहले चलो शुरुआत करते हैं वन्य प्राणी। वनों में पाए जाने वाले जीवों को वन्य प्राणी कहते हैं। ठीक, वन में जितने भी प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं वो सारे के सारे वन्य प्राणी जो वन्य जीव के अंतर्गत आते हैं, यानी वनों में पाए जाने वाले वे समस्त जीव को हम वन्य प्राणी कह सकते हैं। ठीक, तो देखते हैं कि इसमें वन्य प्राणी भारत में और विश्व के परिप्रेक्ष में देखेंगे कि भारत में यहाँ पर वन्य प्राणियों की संख्या भारत में कितनी है। तो यहाँ पर हम बता दें कि भारत में वन्य प्राणी विशिष्ट प्राकृतिक धरोहर है, जिसमें एक अनुमान के आधार पर ये कहा जा सकता है कि भारत में लगभग 90,000 वन्य प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। यानी वनों में निवास करने वाली लगभग 90,000 प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। और उसके बाद में इसमें देखते हैं कि लगभग इसमें 2000 से ज़्यादा पक्षियों की प्रजातियां, और जो कुल विश्व के 13% है, लगभग 13% पक्षी पूरी दुनिया के, जिसमें से 90,000 वन्य जीव भारत में 90,000 वन्य जीव पाए जाते हैं, जिसमें से 2000 पक्षी भारत में केवल पाए जाते हैं। 2000 पक्षी नहीं, 2000 पक्षियों की प्रजातियां। पक्षियां तो बहुत हैं, लेकिन 2000 प्रजातियां, ये 90,000 प्रजातियां हैं। ठीक, तो यहाँ पर लिख देते हैं प्रजातियां। ठीक, ये पक्षी की क्या है? प्रजाति है। तो ये 2000 प्रजातियां जो पूरी दुनिया का 13% केवल और केवल भारत में पक्षियां पाई जाती हैं। ठीक, उसके बाद में यहाँ पर लगभग 2546 प्रजातियां, 2546 मछली की प्रजाति जो कि पूरी विश्व के 12% है। ठीक, 2546 प्रजातियां मछली की भारत में पाई जाती हैं, जो पूरी दुनिया का लगभग 12% है। ठीक, भारत में संसार के लगभग 5 से 8% तक उभयचर, सरीसृप और स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। सरीसृप, स्तनधारी और उभयचर लगभग 5 से 8% तक भारत में पाए जाते हैं। और इसी संदर्भ में अगर यहाँ पर देखें तो भारत में जब भारत
कि आकार और स्थिति पहला चैप्टर पढ़ा रहे थे, तो उसमें भी बताए थे कि भारत एक विविधता वाला देश है, यानी भारत एक भौगोलिक विविधता वाला, यानी यहाँ पर अगर भौगोलिक दृष्टि से देखें तो पूरी दुनिया में जो यहाँ पर पूरी दुनिया की विशेषताएं अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाती हैं, वो पूरी की पूरी विशेषता भारत में पाई जाती है। और जो पूरी दुनिया में अलग अलग स्थानों पे अलग अलग देशों में जो मिट्टी पाई जाती है वो भारत में पाई जाती है। जो पूरी दुनिया में जो जलवायु पाई जाती है वो थोड़ा थोड़ा करके भारत में पाई जाती है। उसी की श्रृंखला में देखें जो पूरी दुनिया में जो भाषाएं बोली जाती हैं उसका भी लगभग भारत में अगर देखें तो लगभग 500 से अधिक भाषाएं भारत में बोली जाती हैं, जिसमें 22 भाषाएं हमारे संविधान में भी हैं। एक संवैधानिक रूप से उसको संविधान में है 22 भाषाएं, और लगभग 500 से अधिक बोलियां भारत में बोली जाती हैं। और अगर देखें यही वन्यजीव यानी वन्य प्राणी के संदर्भ में देखें तो भारत में 90,000 प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं, और लगभग 2,000 पक्षी की प्रजाति भारत में पाई जाती है, जो पूरे विश्व का 13% है। 2,546 मछली की प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं, जो पूरे विश्व का 12% है। यहाँ पर 5 से 8% तक उभयचर, सरीसृप और स्तनधारी भारत में पाए जाते हैं। तो ये सब देखते हैं, तो इन सारों का, इन पूरे वन्य जीवों का अध्ययन करते हैं तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि भारत में किस प्रकार से यहाँ पर वन्य जीवों की विविधता पाई जाती है। यानी यहाँ पर वन्य जीवों की इतनी ज़्यादा विविधता जो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा भारत में वो विविधता मिलती है। और उस विविधता को देखते हैं तो यहाँ पर जो है एक शब्द आता है पारिस्थितिकी। ठीक, पारिस्थितिकी क्या है? और पारिस्थितिकी धीरे धीरे असंतुलन होता जा रहा है। तो जो अब अगला हमें पढ़ना है वो पारिस्थितिकी है। अब ये सारे जीव जिस क्षेत्र में रहेंगे और जिस वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करके रहेंगे और एक तंत्र डेवलप करेंगे, उसी तंत्र को बोला जाता है पारिस्थितिकी तंत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं। तो पारिस्थितिकी में भारत में ये जो विभिन्न प्रकार की जैव विविधता पाई जाती है, यानी जितने भी जीव जंतु रहते हैं, ये सारे जीव जंतु अपने रहने के लिए, अपना सामंजस्य स्थापित करने के लिए जिस तंत्र का निर्माण करते हैं उस तंत्र को बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक, ये पारिस्थितिकी तंत्र तो पारिस्थितिकी तंत्र लगातार धीरे धीरे इसकी जो इसमें असंतुलन हो रहा है। तो उसका कारण ये है कि पारिस्थितिकी तंत्र क्यों गड़बड़ हो रहा है, क्यों इसमें असंतुलन बढ़ रहा है। तो उसका कारण यही है कि इन जीवों की संख्या लगातार घट रही है। इसमें बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो इन 90,000 प्रजातियों में बहुत सारे वन्य प्राणी एकदम खतरे की श्रेणी पर है, यानी उनको जो है विलुप्त होने वाले हैं। धीरे धीरे अगर देखते हैं, अगर इसका अध्ययन करेंगे तो यहाँ पर पाएंगे कि बहुत सारे ऐसे जीव थे जो पृथ्वी से विलुप्त हो गए हैं, पृथ्वी पर अब उनका अस्तित्व ही नहीं रहा है। तो अब क्योंकि यहाँ पर हर जीव दूसरे जीव के लिए जो है यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, अगर कोई एक जीव नहीं रहेगा तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। यानी यहाँ पर दोनों प्रकार से यहाँ पर बैलेंस बनाना जरूरी है। अगर किसी एक बैलेंस बिगड़ा तो वो जो है बैलेंस बिगड़ जाएगा। यानी तराजू के दोनों पल्ले हमेशा जो है बैलेंस बना के रखेंगे तभी चल पाएगा। लेकिन ये बैलेंस जो है जो वन्य जीवों का है ये धीरे धीरे बिगड़ रहा है। अब इसका बहुत ढेर सारा कारण है, जो मानवीय कारक सबसे ज़्यादा है और उसमें कुछ प्राकृतिक कारण हैं। अगर 5% प्राकृतिक कारण हैं तो 95% मानवीय कारक हैं, जो इन वन्य जीवों की जो विलुप्त होने में मानव का सबसे बड़ा हाथ है। तो धीरे धीरे इनकी संख्या घटती जा रही है और इनकी संख्या घट के यानी ये विलुप्त हो रहे हैं। और जब ये विलुप्त हो जाएंगे तो धीरे धीरे पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ जाएगा और फिर जो है हम लोग एक भयानक एक ऐसे खतरे में पहुंच जाएंगे, एक भयानक संकट में पहुंचेंगे जिसका निवारण करना असंभव होगा। पृथ्वी पे सारे लोगों का जो है अस्तित्व होना बहुत जरूरी है। अगर यही देखें तो पृथ्वी पर पहले डायनासोर हुआ करते थे, अब वो डायनासोर चले गए, यानी पृथ्वी पर अब वो है ही नहीं, उनका अस्तित्व ही नहीं है। तो धीरे धीरे ऐसे बहुत सारे जानवरों को देखते हैं कि अब उनका अस्तित्व ही नहीं है। एक जो है गुलाबी चोटी वाली बतख होती थी पहले, अगर उसको गूगल पे देखेंगे या कहीं देखेंगे तो ऐसे गुलाबी चोटी वाला बतख थी पृथ्वी पर, वो भी उसका भी अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो गया, अब वो इस पृथ्वी पर नहीं है। ऐसे बहुत सारे जीव जंतु हैं जिसका अस्तित्व अब इस पृथ्वी से
खत्म हो चुका है। ठीक, तो अब हम आगे पढ़ेंगे पारिस्थितिकी। ठीक, तो हमने वन्य जीवों को देखा और पारिस्थितिकी किसे कहते हैं ये देखा। पारिस्थितिकी का ह्रास क्यों हो रहा है, यानी उसमें असंतुलन क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि इन सारे जीवों की संख्या लगातार घट रही है। इन सारे जीवों की संख्या क्यों घट रही है, क्योंकि ये मानव लालची मानव आया, फिर धीरे धीरे इसने विकास की अवस्थाओं को प्रारंभ किया और जैसे जैसे विकास होता गया इन सब का विनाश भी होता गया। हमने अपने विकास के लिए जंगलों को काटा और जंगलों को साफ करके वहाँ पर खेती करने लगे, तो इन लोगों का जो है प्राकृतिक जो निवास स्थान था वो धीरे धीरे कम होता गया और धीरे धीरे इनकी संख्या कम होती गई। हमने अपने जो है सुविधा के लिए यातायात साधनों का प्रयोग किया, जिससे इनको जो है उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। हमने जंगल के बीचों बीच से ट्रेन दौड़ा दी, जंगल के बीचों बीच से हमने सड़कें बिछा दी, तो उससे जो है इस तंत्र पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। हमने अपनी सुविधा के लिए मोबाइल फ़ोन तमाम दुनिया भर का जो है जो जाल बिछा दिया पूरी दुनिया में, उन जालों से यहाँ पर पक्षियों पे बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़े और साथ ही साथ पूरे वन्य प्राणी इस जो आज के युग में जो हम लोग इंटरनेट की दुनिया में जितने भी जाल बुनते जा रहे हैं, उन सारे जालों से कहीं ना कहीं जो वन्य प्राणी हैं इनके जीवन को बहुत ज़्यादा इन सारे जालों ने प्रभावित किया है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं और वन्य हमने अभी तक सारे वनों को पढ़ा, प्राकृतिक वनों को, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे जिसमें औषधीय पादप, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है औषधीय पादप। उसके बाद में फिर हम लोग वापस वन्यजीव प्राणी को यहाँ पर इसको कैसे बचाया जाए, इसके लिए भारत सरकार ने क्या क्या किया है, कौन कौन से कानून आए हैं, वो सारे कानून पढ़ेंगे। ठीक, तो इसमें सबसे पहले औषधि देखते हैं। औषधि पादप, औषधि पादप। तो ये औषधि पादप मतलब अगर देखें तो औषधि के रूप में यानी जड़ी बूटियों के रूप में प्रयोग किया जाने वाला वो सारे पेड़ पौधे जिसे जड़ी बूटी के रूप में प्रयोग करते हैं उसे औषधि पादप बोलते हैं। एक पादप का मतलब ही पेड़ पौधा होता है, औषधि मतलब जड़ी बूटियां। तो भारत में अगर देखें तो भारत में प्राचीन काल से ही भारत की जड़ी बूटियां और मसाले विश्व विख्यात थे, यानी पूरी दुनिया में जो जड़ी बूटी लेने आते थे वो भारत ही आते थे जड़ी बूटी लेने, हिमालय। आज भी अगर हम लोग देखते हैं कि अगर जो आयुर्वेदिक दवा होती है, जितने भी बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो आयुर्वेद के द्वारा जो है दवा होता है, उसमें देखें तो बहुत सारे लोग जो हिमालय की जड़ी बूटियाँ लाते कहते हैं कि हिमालय की जड़ी बूटी है, यानी जो हिमालय की जड़ी बूटी है वो पूरी दुनिया में, यानी भारत की जड़ी बूटी केवल हिमालय में नहीं पूरे भारत में जो जड़ी बूटी पाई जाती है वो पूरी दुनिया में विश्व विख्यात है। जैसे भारत के मसाले पूरी दुनिया में विश्व विख्यात हैं। इसमें कुछ औषधीय पौधों को बताएंगे, कुछ पादपों को बताएंगे जो किस प्रकार से जो हमारे आसपास पाए जाते हैं और उसका उपयोग किस बीमारी में किया जाता है, क्योंकि हमारे आसपास जितने भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं उसमें बहुत सारे औषधि के भी पादप होते हैं, लेकिन उनके बारे में हमें बहुत जानकारी नहीं होती है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि औषधीय पादप में कुछ पेड़, तो एक होता है सर्पगंधा, नाम सुना होगा सर्पगंधा। ये सर्पगंधा क्या है, तो ये एक रक्तचाप की निदान के लिए प्रयोग होता है और यह केवल भारत में पाया जाता है। ये सर्पगंधा ये रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर में जिसको ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है, तो उसके लिए ये पौधा बहुत ही उपयुक्त है। इसका जो पत्तियां और इसके छाल का सेवन करके हम अपने रक्तचाप को आसानी से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक, तो ये सर्पगंधा एक औषधीय पौधा है। और उसके बाद में दूसरा है जामुन। इससे सभी लोग भली भांति परिचित होंगे। जामुन, तो जामुन एक ऐसा पादप है जिसके फल से कई सारी बीमारियों का यहाँ पर निदान किया जाता है। जामुन के फल से, एक तो जामुन का जो फल खाते हैं हम लोग, तो उससे क्या होता है कि जामुन का जो फल होता है उससे सिरका बनाया जाता है।
ठीक, तो सिरका जो होता है ये गैस के यानी पाचन तंत्र को बहुत बढ़िया से ये ठीक कर देता है पाचन तंत्र को। तो जामुन के फल से सिरका बनाते हैं, और जब हम लोग जामुन खाते हैं तो जामुन खाने के बाद ऊपर वाला उसको ब्लैक वाला एकदम पका है खा ली, और खाने के बाद जो अंदर वाला जो उसका बीज होता है उसको थोड़ा सा निकाल के बहुत दूर फेंकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो जो है बहुत ही औषधि है, उसका जो उसका बीज होता है अंदर वाला, जिसको हम लोग ऊपर वाला खा के और बहुत दूर थूकते हैं, एकदम लंबा जाके गिरता है, वो जो लंबा जाके गिरता है उससे मधुमेह यानी डायबिटीज के लिए वो बहुत ही उपयुक्त औषधि माना गया है। जिन लोगों को शुगर की बीमारी है तो उसके लिए उस बीज को सुखा के फिर पीस के उसका सेवन करते हैं, तो जिससे शुगर कंट्रोल हो जाता है इसके बीज से, ठीक। और इसके फल से सिरका बनता है। उसके बाद में अगला है अर्जुन। अर्जुन ताजे पत्ते का निकला हुआ रस कान दर्द में इलाज में सहायता होता है। अर्जुन का वृक्ष भी देखे होंगे। अर्जुन के वृक्ष यानी इसके ताजे पत्ते से निकला हुआ रस, अर्जुन का जब पत्ता तोड़ो एकदम ताजा पत्ता होता है, तो उसका जब पत्ता तोड़ो तो उसमें से कुछ रस निकलता है, तो वो रस कान दर्द के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी बहुत ही अच्छा माना गया है। अर्जुन के पत्ते का रस वो कान दर्द के निदान के लिए बहुत ही उपयुक्त है। जब आज अंग्रेजी दवाओं का प्रचलन है, जब पहले ऐसा नहीं था, जड़ी बूटियां थी तो उसका कान के दर्द में प्रयोग होता था, ठीक। उसके बाद में अगला है बबूल। तो बबूल इसके पत्ते आंख की फुंसी के लिए लाभदायक होता है और इससे प्राप्त गोंद शारीरिक शक्ति की वृद्धि करता है। बबूल इसमें आंख की फुंसी होता है, आंख में अगर कोई फुंसी हो जाता है या किसी भी प्रकार की आंख से संबंधित बीमारी होता है, फुंसी या कुछ भी होता है जिसे आजकल आई फ्लू कहते हैं, तो ऐसे तमाम प्रकार की बीमारियों के लिए इस बबूल के पत्ते का जो है इससे इसका इलाज किया जाता है। और जो बबूल के पेड़ से जो गोंद निकलता है, गोंद टाइप का, जब उसको काट दो उससे गोंद निकलता है, उससे पेड़ में लगे होते हैं, वो जो है बहुत ही उसको माना गया है कि वो बहुत ही अच्छा औषधि है, उससे शारीरिक शक्ति की वृद्धि होती है। उसके बाद में नीम का तो सारे लोग प्रयोग जानते होंगे कि नीम का प्रयोग कहाँ पर होता है। तो नीम को जैव और जीवाणु प्रतिरोधक है, ये जैव और जीवाणु यानी जीवाणु से हमें ये बचाता है लड़ना। एकदम जीवाणु अगर नीम के पत्ती से या अगर कहीं जो है कुछ प्रकार से उसका प्रयोग होता है, जैसे कहीं कट जाता है या फिर कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे नीम के पत्ती का से उसकी धुलाई किया जाता है, अगर कहीं पर घाव हो गया है, या फिर इसका प्रयोग जो है प्रतिरोधक के रूप में प्रयोग किया जाता है नीम का। उसके बाद में अगला है तुलसी। तो तुलसी के पत्ते से सर्दी और जुखाम इसके तुलसी के पत्ते का सेवन करके सर्दी और जुखाम को रोग में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आइए देखते हैं कुछ औषधि पौधा में मुख्यतः सर्पगंधा का प्रयोग कहाँ पर होता है। तो सर्पगंधा को यहाँ पर रक्तचाप के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सर्पगंधा औषधि पादप में सर्पगंधा, रक्तचाप, जामुन का प्रयोग मधुमेह यानी डायबिटीज और सिरका के बनाने में किया जाता है। अर्जुन का जो पत्ता होता है, अर्जुन के ताजे पत्ते से कान दर्द के इलाज किया जाता है। बबूल के पौधे से जो आंख में फुंसी होती है, उस आंख की फुंसी और शारीरिक शक्ति की वृद्धि करता है। नीम ये जैव और जैविक यानी जीवाणु प्रतिरोधक होता है। तुलसी से सर्दी और जुखाम को आसानी से इससे दूर किया जा सकता है, यानी उसमें बहुत ही फायदा करता है, ठीक। तो ये थे सारे औषधि पौधे जो हमारे आसपास पाए जाते हैं और इसके बारे में हम लोग भली भांति इन सारे पादपों के बारे में जानते हैं, ठीक। अब पादप के बाद में अब हमारा अगला जो पॉइंट है वो है, वापस चलते हैं अपने वन्य प्राणी की ओर। और वन्य प्राणी में जो अभी पढ़ाए हैं इसके आगे अगर देखते हैं तो इसके आगे पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन के बाद में जब पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलन हो गया तो उसका कारण था कि भारत में वनों में पाए जाने वाले प्राणियों की संख्या
लगातार कमी यानी ह्रास के कारण पारिस्थितिकी तंत्र का असंतुलन बढ़ रहा है और उस असंतुलन को दूर करने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए यानी उठाए गए कदमों को यहाँ पर देखते हैं कि भारत सरकार ने कौन से कदम उठाए जिससे वन्य प्राणियों की संख्या में जो लगातार जो गिरावट आ रही है उस गिरावट को रोक सके। तो भारत सरकार ने एक कानून लेकर आए थे 1972 में, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। 1972 में भारत सरकार द्वारा इनकी लगातार इसकी संख्या में ह्रास को देखते हुए एक गंभीर चिंता का विषय बना और इसके लिए भारत सरकार ने एक कानून लेकर आए और उस कानून को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कहा गया और ये लागू हुआ था 1972 में, इसलिए इस कानून को बोला गया वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ और इस कानून के अंतर्गत बहुत सारे कानून लाए गए। यानी ये कानून पूरे वन्य प्राणियों को बचाने के लिए, यानी ये कानून पूरे वन्य प्राणी को बचाने के लिए ये कानून लाया गया था। लेकिन इस कानून के अंतर्गत बहुत और सारे कानून लाए गए जो अलग अलग किसी जो विशेष प्राणी को टारगेट करके बचाने का निर्णय लिया गया, जिसमें 1973 में एक टाइगर प्रोजेक्ट आया। प्रोजेक्ट टाइगर यानी बाघों को बचाने के लिए एक इसी के अंतर्गत एक कानून लाया गया 1973 में, टाइगर प्रोजेक्ट। ठीक, टाइगर प्रोजेक्ट बाघ संरक्षण अधिनियम 1973, ये वही है प्रोजेक्ट टाइगर बाघ संरक्षण अधिनियम 1973 लाया गया और इसी के अंतर्गत बहुत सारे कानून लाए गए जिसमें जो है गैंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण, पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए और भी कई सारी योजनाएं बनाई गई, जिसमें गैंडा संरक्षण, हाथी संरक्षण अधिनियम, ठीक, गैंडा संरक्षण अधिनियम और मगरमच्छ संरक्षण अधिनियम, डॉल्फिन संरक्षण अधिनियम, ऐसे करके बहुत सारे कानून लाए गए इसी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक, बाघों को बचाने के लिए इसी कानून के अंतर्गत एक और कानून लाया गया जिसे 1973 में लागू किया गया। उसके बाद में देखते हैं कि इसी कानून के अंतर्गत सरकार ने अब क्या किया कि वन्य जीव यानी वन्य जीवों को बचाना है तो सबसे पहले वनों को बचाना होगा। यानी अगर किसी व्यक्ति को बचाना है तो सबसे पहले उसका घर बचाओ, तभी वो बचेगा। अगर उसका घर कटता रहा, हटता रहा तो फिर वो कैसे बचेगा। तो अगर किसी प्राणी को बचाना है तो पहले उसका तो प्राकृतिक निवास तो बचाइए। अगर उसका घर नहीं बचेगा तो वो रहेगा ही नहीं। यानी उसको चाहे जितना बचाएं, उसको खाना दें, सब कुछ दें, लेकिन जब उसका घर नहीं रहेगा तो वो रहेगा ही नहीं। कुछ समय के बाद वो विलुप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले जरूरी था कि वन्य जीवों को अगर संरक्षित करना है तो उसके प्राकृतिक निवास स्थानों को संरक्षित किया जाए। तो इसके लिए भारत सरकार ने पूरे जो हमारे यहाँ जो पूरे वन थे, इन सारे वनों में देखा गया कि किस क्षेत्र में ज़्यादा वन्य प्राणी पाए जाते हैं। तो उन सारे जो क्षेत्रों को सरकार ने वहाँ पर एक प्रतिबंधित एरिया घोषित कर दिया। यानी कहा कि अब यहाँ कोई नहीं जा सकता, यानी जैवमंडल घोषित कर दिया कि इस क्षेत्र में कोई नहीं जा सकता, ये जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, इसमें कोई नहीं जा सकता। तो इसलिए भारत सरकार ने 18 जैवमंडल यानी 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। अच्छा, इस 18 जो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र थे, इस जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में इस 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों में जो सबसे बड़ा था, या इसमें वैसे सबसे बड़ा या सबसे छोटा नहीं पूछा जाता है, लेकिन बस इतना पूछा जरूर जाता है कि भारत में कि वर्तमान समय में कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। अभी सबका 18 का नाम लिखना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें कुछ का नाम जैसे कि सुंदरवन डेल्टा हो गया, ठीक, सुंदरवन डेल्टा हो गया, मन्नार की खाड़ी हो गया, नीलगिरी हो गया, नंदा देवी, नो क्रेक, ग्रेट निकोबार, मानस,
कक्ष, ठंडा रेगिस्तान, शेष, अचलम, पन्ना, सिमलीपाल, दिहांग, दिबांग, डिब्रू, साइकोवा और अगस्त्यामलाई, कंचनजंगा, पंचमढ़ी और अचनकमर अमरकंटक। ये थे 18 जियोमंडल, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं, इसमें इंपॉर्टेंट है सुंदरवन का डेल्टा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, नदी द्वारा निर्मित विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन का डेल्टा। इसे जियोमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। ठीक, अगर यहाँ पर जानना ही है कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो ये सबसे बड़ा है मन्नार का खाड़ी। भारत का सबसे बड़ा जियोमंडल आरक्षित क्षेत्र, तो भारत का सबसे बड़ा जियोमंडल आरक्षित क्षेत्र वो है, भारत का सबसे बड़ा जियोमंडल आरक्षित क्षेत्र मन्नार की खाड़ी। इसका एरिया लगभग 10,500 वर्ग किलोमीटर में ये पूरा का पूरा क्षेत्र फैला हुआ है। तो भारत का सबसे बड़ा जियोमंडल आरक्षित क्षेत्र मन्नार की खाड़ी जो 10,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और ऐसे करके भारत में 18 जियोमंडल हैं, लेकिन वर्तमान समय में हो गया है 19। लेकिन अभी जो है ये अभी जल्दी हुआ है, तो इसलिए अभी इसके बारे में यहाँ पर डेटा उपलब्ध नहीं है। लेकिन अगर वर्तमान में से पूछेगा केवल 18 वाला है, 19 पूछेगा ही नहीं अभी। ये ध्यान रखिए कि अभी वो नहीं आने वाला है, लेकिन 19 हो गया है। ये भी जानते रहिए कि 19 हो गया है। अब 19वां कहाँ हुआ है, तो उत्तर प्रदेश में हुआ है। ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन अभी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक, अभी ये कुछ दिन बाद ट्रेनिंग में चलेगा, फिर कंपटीशन में आएगा, कंपटीशन फिर धीरे धीरे करके बुक में छपेगा, तो यहाँ 18 की जगह 19 हो जाएगा। तो अभी तो यहाँ पर इसके लिए टेंशन नहीं लेना कि 19 हो गया है, तो 19वां हमें जानना ही है, जानना चाहिए, गूगल से देख सकते हैं। लेकिन अभी ये जो 18 है, ये 18 ही इम्पोर्टेंट है। और वो भी सबसे बड़ा कौन सा है, मन्नार की खाड़ी। ये भी नहीं पूछा है अभी तक, ये पूछा है कि भारत में जियोमंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है, तो 18 है। ठीक, इन 18 जियोमंडलों में इसको क्षेत्र घोषित किया गया। जैसे मान लो ये भारत का मैप है, ठीक, अगर इसमें देखें तो इस क्षेत्र में, अगर दक्षिण भारत को ही देखते हैं, तो यहाँ पर इस क्षेत्र में जहाँ मान लो बहुत ज़्यादा जो है जंगली प्राणी रहते हैं, यानी वन्य प्राणी रहते हैं, तो इस पूरे क्षेत्र को सरकार ने यहाँ पर संरक्षित कर दिया कि इस क्षेत्र में अब कोई नहीं जाएगा। यानी यहाँ पर ना तो कोई पशु चराने जा सकता है, ना तो यहाँ कोई शिकार खेलने जा सकता है जंगली जानवरों का, और ना तो यहाँ इस क्षेत्र में कोई लकड़ियाँ काटने जा सकता है। ठीक, अब इस क्षेत्र में केवल और केवल प्राकृतिक जो वन्य प्राणी हैं, ये खाली वन्य प्राणी इसमें रहेंगे। तो ऐसे करके भारत सरकार ने 18 जियोमंडल, अलग अलग स्थानों पे 18 जियोमंडल आरक्षित क्षेत्रों की जो है क्षेत्र घोषित किया। ठीक, इस क्षेत्र में वन्य प्राणियों को बचाने के लिए उसे संरक्षित कर दिया गया कि अब इस जंगल में कोई नहीं जाएगा, यानी नो डिस्टर्बेंस, यानी यहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा इस प्राकृतिक क्षेत्र में। ठीक, तो हम आशा करते हैं कि आपको क्लास समझ में आया होगा, और ये क्लास आज का यहीं पर समाप्त करते हैं। और ये चैप्टर भी समाप्त हो गया है, और इस चैप्टर में अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो उसको कमेंट करिए। इस चैप्टर को हम दोबारा से अगर नहीं समझ में आया है तो बताने का प्रयास करेंगे, लेकिन एक बार इसको समझने का प्रयास करिए। फिर अगर ना समझ में आए तो एक बार और देख लो वीडियो, तब भी समझ में ना आए तो फिर कमेंट करिए, हम इसके ऊपर दोबारा से क्लास लेकर आएंगे। ठीक, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।